मेरा नाम रतनलाल जाट है और मैं भक्ति शक्ति और शौर्य की नगरी चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन तहसील के एक गांव से हूं। मैं 2016 से व्याख्याता हिंदी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिंडोली में कार्यरत हूं, जो कि महात्रिकुंडिया के समीप स्थित है। साथ ही मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का में हिंदी का शोधार्थी भी हूं। जी सर। आपके शोध का विषय क्या है? जी, मेरे शोध का विषय हिंदी कहानियों में वृद्ध विमर्श है। जी सर। सर आपने जैसा कि बताया कि आप भक्ति, शक्ति और शौर्य की नगरी चित्तौड़गढ़ से हैं। जी, तो वहाँ का शौर्य जो है वो पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का भी समान रूप से प्रसिद्ध रहा है। बिल्कुल। और वहाँ की जो एक प्रथा के बारे में हम सुनते आए हैं कि वहाँ जब आक्रमण होते थे तो साका किया जाता था। जी, तो जौहर। कुछ शब्द हाँ, तो कुछ शब्द सुनने में आते हैं जौहर, साका और केसरिया। जी, इनमें क्या अंतर आप बता पाएँगे? जी। सबसे पहले मैं जौहर जो प्रथा है, जौहर व्रत किया जाता है, इसके बारे में बताऊँगा कि जब स्वामी युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने चले जाते हैं और उस युद्ध में हार दिखाई देती है या लगता है कि दुश्मन के हम हाथों पड़ जाएगी, तो वो सारी रानियाँ अपने को जिंदा अग्नि में झोंक देती थी। जैसे 1303 में रानी पद्मिनी अपनी सखियों के साथ जौहर किया था। दूसरा जी, जी जो सर। आपने पूछा, केसरिया बाना, तो इसका वही है कि अंतिम युद्ध में कि जीवन मरण की परवाह किए बिना जो अपने प्राण न्योछावर करने के लिए जो केसरिया रंग का जो बाना धारण करके युद्ध भूमि में राजपूत वीर जाते थे, वो है। जी सर। और साका? हाँ, साका तो यही दोनों, केसरिया बाना और जौहर ये दोनों साथ होते हैं, तो वो साका है जहाँ तक मुझे जानकारी है। जी सर, तो चित्तौड़गढ़ में आज तक जो हुए हैं वो जौहर हुए हैं या साके हुए हैं? या मतलब क्या कहेंगे आप उनको? साके इतिहास में जो पढ़ा है तो चित्तौड़ दुर्ग में यूँ पढ़े जाते हैं तीन जौहर हुए और वो साका ही माना जाता है। जी, जी सर। आप ने बताया कि आप व्याख्याता हैं, जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अगर आपका चयन इस पद पर हो जाता है, तो आप स्कूल की जो शिक्षा है उससे कॉलेज शिक्षा को कैसे अलग पाएँगे? अपने सामने क्या चुनौतियाँ पाएँगे आप? जी। अभी स्कूल शिक्षा में जो है वो बच्चे किशोरावस्था में पहुँच ही पहुँचे ही हुए होते हैं, जबकि कॉलेज शिक्षा में मुझे किशोर अ, छात्र छात्राएं मिलेंगे। और एक है कि यहाँ पर जो शिक्षा है वो प्राथमिक अ, या माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक ही है, यानी कि इसमें किसी विषय विशेष पर ज़्यादा वो नहीं होता है, जबकि कॉलेज में उनका विषय विशेष में रुचि होगी। जी, जी सर। हेलो? जी, जी सर, आप जो चित्तौड़गढ़ जो आपका जो जिला है, उसकी एक विशेषता ऐसी है जो कि अजमेर से मिलती-जुलती है। जी, राजस्थान में अजमेर और चित्तौड़ में एक समान विशेषता है भौगोलिक परिस्थिति को लेकर, वो क्या है? जी, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा सर। सर आपने बताया कि आप मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से हैं, जी, आपने अध्ययन किया है, आपकी सारी पढ़ाई वहीं से है। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि मोहनलाल सुखाड़िया जी जो थे, उनका राजनीतिक जो मुख्यमंत्री पद पर कितने वर्ष तक वो रहे थे राजस्थान के? जी। राजस्थान आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, और इनका जो सर्वाधिक कार्यकाल रहा 17 वर्ष माना जाता है, और ये 1957 54 से
1971 तक मुख्यमंत्री रहे थे। जी सर। सर मेरे प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं आगे विषय विशेषज्ञों को सौंपना चाहूँगी। रतन जी सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी सर, आपका पसंदीदा विषय क्या है सर? मैडम, मेरा प्रिय विषय जो साहित्य में बात करें तो कहानी विधा है। जी, कहानी विधा आपको क्यों पसंद है? जी, कि बालक बचपन से ही दादी नानी से कहानियाँ सुनता आ रहा है, आता है, बड़ा होता है तो वो कहानियाँ सुनते हुए होता है। तो यहाँ से तो एक जुड़ाव रहता ही है। और इसके अलावा कहानी एक ही बैठक में बैठकर पढ़ी भी जा सकती है और इसमें अधिकाधिक इसमें शिक्षा कोई संदेश भी वो ग्रहण किया जा सकता है। और ये वर्तमान परिवेश से जुड़ी हुई होती है तो रुचिप्रद भी होती है। जी सर, फिर कहानी विधा की शुरुआत आप कहाँ से मानते हैं? जी, वैसे अ, हिंदी विषय को छोड़कर अगर शुरुआत से हम देखें तो संस्कृत में जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कहानियाँ है वहाँ से प्रारंभ होता है। और अगर अपने हिंदी विषय से बात करें तो इसका प्रारंभ आधुनिक काल की देन ही है। और 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ यानी 1900 के आसपास माना जाता है। जी सर, हिंदी की पहली कहानी आप किसे मानोगे? जी, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने बताया, मैं भी उनके बात से सहमत हूँ कि इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है वही पहली कहानी मानी जा सकती है। जी सर, रामचंद्र शुक्ल ने एक कहानी लिखी है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वो कौन सी थी सर? जी, शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय थी। अच्छा, ये सर कहानी इसको भी किसी ने क्या प्रथम कहानी माना है? जी, माना तो है, पढ़ा भी था, लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं सर, तो अभी वर्तमान में जो कहानीकार है या आपके जो पसंदीदा कहानीकार है वो कौन है? आप कहानी विधा जी, पसंद करते हैं? जी, मेरे पसंदीदा कहानीकार कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ही है। जी सर, प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगती है? वैसे प्रेमचंद ने जो 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है इसमें बहुत सारी कहानियाँ अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप एक ही कहानी के बारे में बता रहे हो तो वो कहानी ईदगाह कहानी मुझे सबसे अच्छी लगती है। ईद का कहानी का मूल भाव आप दो पंक्ति में बता सकते हैं क्या सर? जी, जी, ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और इसमें बाल मन पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं या दुख संघर्ष में वो किस तरह समझदार हो जाता है इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में इस कहानी को पढ़ा है क्या सर आपने? जी, ये पाठ्यक्रम में है और मैंने पढ़ाया है। अच्छा सर, तो इसमें जो हामिद होता है ना मुख्य पात्र, जी, वो क्या खरीदता है मेले से? जी, हामिद मेले से अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है 3 पैसे में। जी सर, वो चिमटा ही क्यों खरीदता है?
हाँ, इसका कारण है कि वो मेले में दुकानें अलग-अलग देखता है, तो उसको जैसे ही वो चिमटे की दुकान के पास पहुँचता है और उसके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि रोज़ दादी जो रोटी बनाती है, उसके हाथ जल जाते हैं। और इसी प्रश्न दिमाग में आते ही वो चिमटे की दुकान पर चला जाता है और चिमटा खरीद लेता है। जो भी रुपए पैसे थे उसके पास, उन पैसों से वो चिमटा ही खरीद पाता है। सर ये चिमटा वो कितने पैसे में खरीदता है? जी, जैसा अभी बताया था कि 3 पैसे में खरीदा। अच्छा, दुकानदार ने उसका कितना मूल्य बताया था? जी, दुकानदार ने उसके 6 पैसे बताए थे और अंत में उसने कहा कि मेरे पास तो 3 पैसे हैं और इसमें देना हो तो दे दो, और उसको भी थोड़ा उस बालक पर तरस आया और दे दिया था। जी सर, बढ़िया है। तो इसमें जो ये ईदगाह कहानी है, इसमें कहीं हूर परियों का ऐसा कोई वर्णन मिला आपको कहीं? जी, जी, जी। जी, मिला है कि जब ईदगाह के लिए गांव के सारे बच्चे और हामिद भी उनके साथ है, वो पैदल ही शहर के लिए निकलते हैं, तो बातें जो उनकी चलती है, तो उन बातों में वो जैसे ही शहर में प्रवेश करते हैं तो फिर वहाँ जिक्र करते हैं। अच्छा, ठीक है सर। फिर अब एक बात आप बताइए। आपने कहानी विधा में प्रेमचंद जी आपके पसंदीदा है, ये ठीक है, पर वर्तमान जो कहानियां चल रही है, अभी का जो दौर चल रहा है, इसमें आपने किसी कहानीकार को पढ़ा है या किसी नई कहानी को पढ़ा है? या कितना आप प्रेमचंद की कहानी और वर्तमान कहानी में कुछ अंतर करते हो क्या? जी, जैसा कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और अलग-अलग समय में समाज में परिस्थितियाँ बदलती रहती है। तो मुंशी प्रेमचंद के समय जो पराधीन भारत था, तो वो परिस्थितियाँ अलग थी, और अब स्वाधीन भारत है, तो उसमें परिस्थितियाँ बदली। जैसा हम पाते हैं कि आज़ादी के बाद नई कहानी आंदोलन चला था, तो इस तरह परिवर्तन तो हुए हैं। जी, परिवर्तन का मुख्य अभी जो कहानी चल रही है उसमें मुख्य केंद्र बिंदु क्या है सर? जी, अभी जो समसामयिक लेखकों के द्वारा जो कहानी लिखी जा रही है, वो मनुष्य के मन मस्तिष्क या उसकी संवेदना के भीतर है। यानी कि पहले कहानी बहुत बड़ी कथा वस्तु पर आधारित होती थी और उसमें आदर्श की प्रधानता होती थी। आज कहानी यथार्थ पर है, और वो एक मनुष्य की मन में जो उसके विचार द्वंद्व जो स्थिति है उस पर है, मनोविज्ञान पर आधारित। जी सर। अब आप बताइए रतन जी, कि आपने कौन सा काल पढ़ा है अभी हाल ही में हिंदी साहित्य के इतिहास में, या और कोई आपका विषय? विषय तो मेरा यही है, जैसा कि मैंने बताया कि शोध में भी कहानियाँ ही है, और प्रिय लेखक सर भी एक प्रेमचंद ही है। आप जी। आपने कहा था कि आपके शोध में वृद्ध विमर्श जी। है, तो उसके लिए आपने कौन सी कहानियों को आधार बनाया है या किस साहित्य को आधार बनाया है सर? जी, मेरे जैसा कि मेरे शोध का विषय है कि हिंदी कहानियों में वृत्त विमर्श, तो इसके लिए मैंने जो मेरा प्रिय लेखक है मुंशी प्रेमचंद, इनकी कहानियों को आधार बनाया। इसमें प्रमुख है बूढ़ी काकी, बेटों वाली विधवा, ईदगाह कहानी, सुभागी, इस तरह उनकी कहानियों को बनाया। इसके अलावा प्रेमचंद के अलावा भी ये मनोहर श्याम जोशी की एक कहानी है सिल्वर वेडिंग, सूर्यबाला की कहानी है निर्वासित, उषा प्रेमवदा की कहानी है वापसी, इनको भी मैंने आधार बनाया। और भी मैं जो ढूंढ रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ अलग अलग जो आपने कहानियाँ अभी बताया कि जी। सूर्यबाला की निर्वासित कहानी को आपने पढ़ा है क्या सर, निर्वासित कहानी को? जी, अभी तो नहीं पढ़ा, लेकिन एमए के पाठ्यक्रम में ये कहानी थी और वो पढ़ी, तो इसकी जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी भी वृत्त विमर्श पर ही है। इसमें मुख्य पात्र है बाबूजी। तो ये बताया कि उनका सेवानिवृत्ति या जो कार्य करते हैं वो
उसके बाद उनकी जो स्थिति होती है पूरे परिवार में, उनको अलग समझा जाता है उसके बारे में, कि वो वापस चाहते हैं कि काश मैं रिटायर्ड ये सेवानिवृत्त नहीं होता, और जो उनके मित्र थे यानी परिवार से वो कटा हुआ पाते हैं। ये है इसमें घटना। और और जो प्रेमचंद जी की बूढ़ी काकी है, वो कहानी अ, बाल मनोविज्ञान और वृद्ध मनोविज्ञान में, उस कहानी में इन दोनों बातों में कुछ साम्य दिखाई देता है क्या? जी जी जी। बूढ़ी काकी कहानी में, जैसा शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ये बूढ़ी काकी के ऊपर आधारित है और उसमें बाल मनोविज्ञान की बात की है। तो बूढ़ी काकी की जो एक पौत्री लाडली होती है, उसकी जो संवेदना है या उसकी जो दादी के प्रति प्रेम या दया सहयोग की भावना है, वो इसमें दिखाई देती है। जी सर, बढ़िया है सर, धन्यवाद। मेरी तरफ से प्रश्न पूरे धन्यवाद होते हैं। मैडम। जी, आगे के हिंदी विशेषज्ञ प्रश्न पूछे। नमस्ते रतन जी सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। सर आज आप क्या क्या पढ़ के आए हैं, क्या पूछा जाए आपसे? आज की ही आज बात की ही करें तो, बात करें तो जी, ये आवाज आवाज ये आवाज ये आवाज वापस आ रही है। हेलो। जी सर अब बोलिए। जी, अगर आज की ही बात करें तो आज तो मैंने प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है वो ही वापस देखा है। बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है आज तो। जी सर, गोदान उपन्यास पढ़ा है। इसमें गोदान में सर आज आज के समय में या आज वर्तमान समय में आप किस परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं वो बताइए। जी, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान जो 1936 में प्रकाशित हुआ, लेकिन 80 साल या इससे और अधिक समय हो गया, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता है। जैसा कि मैं गांव में बड़ा हुआ हूँ और अभी भी गांव में ही हूँ, तो यहाँ जो मैं देखता हूँ कि किसान वर्ग का जो जीवन, तो वो मुझे आज भी बहुत होरी से साम्यता रखता हुआ प्रतीत होता है। चाहे परिस्थिति के साथ कुछ स्थितियां बदली है, लेकिन दुख वही है, किसान की स्थिति वही है। जी सर। सर आपने जैसे अभी बताया कि मुझे कहानी विधा पसंद है, तो आपको कहानी के अलावा साहित्य की और कौन सी विधा आप पसंद करते हैं? जी, कहानी के बाद दूसरी विधा की बात की जाएगी तो वो कविता ही है, जो जैसा कि वो सबको अच्छी ही लगती है कविताएं, तो दूसरी प्रिय विधा कविता ही है। कविता क्यों पसंद है सर आपको? हाँ, सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन दूसरा जो स्थान है तो ये है कि कविता कवि जो लिखता है वो उसके मनोभाव यानी कि उसके हृदय से संबंधित होती है, और वो सीधे प्रभावित करती है, और गुनगुनाते हुए ऐसे उसको याद भी किया जाता है इस तरह। जी सर, आप कोई कविता जो आपको याद हो सुना सकते हैं? जी, वैसे ज़्यादा कविताएं तो याद नहीं है, फिर भी दो चार कविताएं तो मैंने याद की है जो कि मुझे अच्छी लगी। इसमें मैं आपको राष्ट्रकवि, जो दूसरे राष्ट्रकवि माने जाते हैं, रामधारी ऋषि दिनकर, उनकी रश्मि रत्ती की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। बरसों वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव कुछ और आए निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
जी जी। सर। पहले राष्ट्र कवि कौन है सर? उनके बारे में जी। थोड़ा-सा बताइए। अ, पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं और उनका ज़्यादा परिचय बताऊँ तो उन्होंने सर्वाधिक खंड काव्य लिखे और 2 महाकाव्य भी लिखे हैं। जी। जी सर। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वो कौन से काल से संबंधित हैं? जी, गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रमुख अग्रणी कवियों में से एक माने जाते हैं। द्विवेदी काल की सर कोई प्रतिनिधि रचना बता पाएँगे? जी, जी। गुप्त जी के द्वारा या उसी युग की अगर समय अवधि की बात करें तो द्विवेदी युग के प्रारंभ में ही हरिऔध ने जो महाकाव्य लिखा, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, वो मुख्य रचना मानी जाती है। प्रिय प्रवास की सर थोड़ी-सी कथा वस्तु बताइए। जी, प्रिय प्रवास हरिऔध जी द्वारा लिखित महाकाव्य है और इसमें राधा और कृष्ण मुख्य पात्र हैं। तो इसमें हरिऔध जी ने जो अब तक कृष्ण और राधा पर जो लिखा जा रहा था उनको अ, एक ईश्वर या यूं कहें कि अ, देवता जो वर्ग है, उसमें उनको माना जाता था, लेकिन इसमें हरिऔध जी ने उनको एक सामान्य मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद राधा के बारे में बात करें तो राधा को इनसे पूर्व एक विरहिणी के रूप में ही चित्रित किया गया, जबकि इसमें एक आदर्श समाज सेविका के रूप में गुप्त जी ने ये हरिऔध जी ने प्रकर बताया उनको। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। सर आपकी प्रिय विधा कहानी है, तो सर ये नई कहानी और कहानी आंदोलन है, इन दोनों में आप क्या फ़र्क पाते हैं? जी। नई कहानी तो देश की आज़ादी के बाद जो स्थितियां बदली थी, लोगों में जो मोह भंग हुआ था, स्वतंत्रता के प्रति निराशा जो भावना उत्पन्न हुई थी, उस पर आधारित है। जबकि एक कहानी का मतलब जो एंटी स्टोरी जो शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये दूसरे जो वाद है उन सब के एक विरोध में है, जैसे कि इसमें किसी भी बात के प्रति अस्वीकृति है। इतना ही मैं जानता हूँ। जी सर, बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद मेरी तरफ से सर। धन्यवाद। लतन जी सर, जी। आपके जवाब मैंने सुने, आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, तो एक चीज़ जानने की रुचि हुई मेरी कि जी। शिक्षण के अलावा आपकी कोई अभिरुचि है, जो आप बताना चाहेंगे? जी, मेरी अभिरुचि कविता लेखन, कविता के साथ मैं कहानी आदि भी लिखता हूँ, लेकिन एक कमी भी है जो आपको बता दूँ मैं, कि कविता सिर्फ लेखन ही करता हूँ मैं, मंच पर या वहाँ पर गा नहीं सकता हूँ या मुझे याद ही नहीं रहती है, केवल लेखन करता हूँ। अच्छा, किस प्रकार का कविता लेखन मतलब में आप रुचि रखते हैं? जी, कविता लेखन का कोई निश्चित विषय नहीं है। अपने आसपास जो कोई घटना मतलब हर मुझे एक कवि ज़्यादा। का कुछ एक क्षेत्र होता है, जैसे वीर रस या प्रेम या देशभक्ति, तो आप किस रस में अधिकतर आपकी कलम चलती है? जी, अब तक जो मैंने लिखा है वो कोई एक विशेष क्षेत्र नहीं है, मैंने सब प्रकार की कविताएँ लिखी है। कभी गाँव के खेत खलिहानों में जाता हूँ, प्रकृति पर भी लिख देता हूँ, या किसानों के बारे में जैसा मैंने बताया, वो हालात देखता हूँ तो मैं किसानों पर लिख देता हूँ, या जो देश में अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है या देशभक्ति की, तो देश पर भक्ति परक रचनाएँ भी लिखता हूँ। जी सर, आप कोई अपनी स्वरचित रचना 4 पंक्तियाँ कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, जी। अ, मेरी पहली ही कविता है और उसकी पंक्तियाँ ही मुझे
अब तक याद है, यानी कि बिना याद किए भी वो ज़रूर मुझे याद है। उस कविता का शीर्षक था दीन देहाती की करुण गाथा। उसकी प्रारंभिक पंक्तियाँ इस प्रकार है। जिंदगी कठिन मेहनत से जीता, न शान शौकत न ऐश आराम, बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का बाकी है सवाल, उस दिन देहाती की ऐसी करुण गाथा। ये बहुत अच्छे सर। धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। जी धन्यवाद।